हेलो स्टूडेंट। आज हमें बात करनी है कुछ नोट पॉइंट की। ये नोट पॉइंट वो नोट पॉइंट है जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर बीच बीच में लाइनों के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है अपने, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आप उनको लिखते जाना, और इंग्लिश मीडियम के तो लिखा हुआ मिलेगा आपको। हिंदी मीडियम वाले बच्चों प्लीज आप, मैं पूरी एक बार एक साथ में जो भी चीज होगी मैं एक साथ बताऊंगा, धीरे धीरे आप उसको नोट डाउन करते जाना। ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखी हुई है बेटा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम रहती है। आपके एनसीईआरटी के अंदर टर्मिनोलॉजी हिंदी में लिखकर ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखी हुई है, तो ये सारी सारी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपके एनसीईआरटी में इंग्लिश में भी। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखो, फिलहाल हम बात करते हैं अपने नोट पॉइंट की। तो नोट पॉइंट के अंदर बेटा एक बात और मैं बता दूं, नोट पॉइंट क्या होते हैं। ये वो पॉइंट्स है जो या तो हमारी एनसीईआरटी के थोड़े बाहर से है, या वो पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अंदर बिखरे हुए हैं, एक साथ नहीं दिए हुए हैं। तो हम उन सारी चीजों को एक साथ लिख रहे हैं ताकि जब हम एनसीईआरटी पढ़े तो हमको समझ में इजीली आए। यहां बात करूं मैं यहाँ पर पहले नोट पॉइंट की, तो बेटा पहला नोट पॉइंट हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहला टर्म पढ़ते हैं हम स्पर्मिएशन। क्या होता है स्पर्मिएशन? बेटा होता कुछ यूं है कि स्पर्म जब बनते हैं तो बनने के बाद स्पर्म जो होते हैं सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका के अंदर अपना सिर धंसा लेते हैं। अब इन फ्यूचर क्या होता है, वो अपना सर उस सेल से बाहर निकालते हैं, और निकाल कर वो क्या करते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल या शुक्रजन नलिका, सेमनीफेरस टिब्यूल या शुक्रजन नलिका के गुहा के अंदर या केविटी के अंदर आ जाते हैं। अब वहां से वो बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर शुक्राणु सर्टोली सेल से अपना सिर बाहर निकालकर सेमनीफेरस टिब्यूल की गुहा में आता है और वहां से बाहर निकल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मिएशन। नेक्स्ट सेकंड टर्म की बात करें बेटा हमारे, वो है सेमिनेशन। सेमिनेशन क्या होता है, सेमिनेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो शुक्राणु होता है वो वृषण से बाहर निकल जाता है। शुक्राणु का वृषण से बाहर निकलना, या मैं इंग्लिश में बात करूं तो स्पर्म का बाहर निकलना टेस्टिकल से, वो क्या होता है अपना सेमिनेशन होता है। इसके बाद इजेकुलेशन, हिंदी में स्खलन बोलते हैं इसको। इजेकुलेशन का मतलब क्या होता है, सीमेन का। ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं स्पर्मिएशन और सेमिनेशन के अंदर स्पर्म वर्ड यूज कर रहा हूं। यहां पर मैं स्पर्म वर्ड यूज कर रहा हूं, ये देखिए स्पर्म और स्पर्म। स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का बाहर निकलना, सेमिनेशन में भी स्पर्म का बाहर निकलना। लेकिन इजेकुलेशन में क्या होता है, इजेकुलेशन में स्पर्म नहीं बेटा, सीमेन बाहर निकलता है। इजेकुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीमेन या वीर्य, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा वीर्य, वीर्य, इस वीर्य का मेल बॉडी से बाहर निकल जाना ही क्या होता है, इजेकुलेशन। सीमेन का मेल बॉडी से बाहर निकलना क्या होता है बेटा, इजेकुलेशन होता है। अगला पॉइंट है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, अच्छा हाँ एक बात और, यहां मैंने सीमेन वर्ड यूज क्यों किया पता है बेटा, उसका पीछे का लॉजिक ये है कि जब स्पर्म जो है टेस्टिस से निकला, टेस्टिस से निकलकर याद करो बेटा वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस का एक फूला हुआ पार्ट याद करो बेटा। फूला हुआ पार्ट क्या कर रहा था, एम्पुला था, और वो किसके साथ जुड़ रहा था, वो सेमाइनल वेसाइकल के साथ जुड़कर एक इजेकुलरी डक्ट बना रहा था। फिर उसके अंदर बेटा ऐड हो रहे थे प्रोस्टेट के जूस, और उसके आगे ऐड हो रहे थे बेटा अपने बल्बो इर्थ्रल के सिक्रेशंस। तो जब स्पर्म के साथ सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रेशन जुड़ गए, बल्बो इर्थ्रल के जुड़ गए,
प्रोस्टेट के जुड़ गए, तो इसके बाद में स्पर्म को क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो नीट के अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो प्लीज ध्यान रखना सीमेन लिखा हुआ या स्पर्म लिखा हुआ। इजेकुलेशन में सीमेन निकलता है, स्पर्म नहीं निकलता, मतलब स्पर्म तो निकलता ही है लेकिन स्पर्म फ्लूइड के साथ निकलता तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन निकलता है। इनसेमिनेशन क्या होता है, सीमेन का फीमेल वेजाइना के अंदर एंटर हो जाना, वो क्या होता है, हमारा इनसेमिनेशन होता है। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन टॉपिक थे। अगला बेटा कैपेसिटेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कैपेसिटेशन, इसके अंदर पहला आ रहा बेटा कैपेसिटी और फिर शन। मैं बात करूं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, किसी की भी कैपेसिटी, और शन मतलब कोई फिनोमिना। तो कैपेसिटेशन मतलब क्या हो जाएगा, किसी को क्षमता देने की प्रक्रिया। एक्चुअल में कैपेसिटेशन क्या होता है, स्पर्म की वो क्षमता, स्पर्म की वो कैपेसिटी कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके और जाइगोट में कन्वर्ट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। और कैपेसिटेशन को उल्टा कर देना, कैपेसिटेशन को उल्टा कर देने को हम क्या बोलेंगे यहां पर, डीकैपेसिटेशन। क्यों करते हैं हम डीकैपेसिटेशन, बेटा डीकैपेसिटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि सोच के देखो, मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म है अभी, क्या उसकी पूंछ को मूव अभी करना जरूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको उसकी पूंछ का मूवमेंट तब करना जरूरी है जब इसको हम फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दे, उसके बाद में उसको मूवमेंट करवाना है। लेकिन सोच के देखो मेल बॉडी में ही वो मूवमेंट करने लग गया, तो क्या इससे उसकी एनर्जी लॉस होगी, ऑब्वियसली। इसकी एनर्जी लॉस ना हो इसीलिए क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी छीन लेते हैं हम, इसके पास कैपेसिटी रहती नहीं है मूव करने की। और कैसे नहीं रहेगी भाई, जो फ्लूइड है उसको गाढ़ा कर दो, गाढ़ा फ्लूइड होगा, विस्कस फ्लूइड होगा तो वो उसमें मूव कर नहीं पाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकैपेसिटेशन। और कहां होता है, मेल बॉडी के अंदर। एक बार जब इजेकुलेशन हो जाएगा, इंसेमिनेशन हो जाएगा, जो सीमेन है वो फीमेल वेजाइना में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद में उसके जो डीकैपेसिटेशन को कैपेसिटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब उसका जो गाढ़ा फ्लूइड, जो सेमाइनल प्लाज्मा था, जो गाढ़ा था, अब वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, पानी जैसा, और स्पर्म इजीली मूव कर सकते हैं और एक तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीकैपेसिटेशन मेल में होता है और कैपेसिटेशन फीमेल में होता है। अगले टर्म की बात करें बेटा तो वो है हार्मोनल कंट्रोल इन मिल्क प्रोडक्शन। दूध को बनाना है, दूध को बनाने के लिए हार्मोन कैसे काम करते हैं ये समझना है। यहां पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल होता है। देखो स्टूडेंट इस चीज को एकदम रट्टा मारने की कोशिश करता है कि भाई हाँ याद कर लिया, बेटा याद किया हुआ याद रहेगा नहीं, कब तक याद रहेगा, रट्टा मारा हुआ। समझने की कोशिश करो, मैं जैसे आपको बोल रहा हूं वैसे आप करने की कोशिश करो। सोच के देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल हार्मोन की, तो सबसे पहला नाम आता है प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन। मतलब प्रोजेस्टेरोन पहले फिर एस्ट्रोजन, मतलब PO, प्रोजेस्टेरोन पहले फिर एस्ट्रोजन, उसके बाद में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। सीक्वेंस याद करने की तरीका PO, पोपो, पोको ना बोलकर पोपो बोल दो, पोको मोबाइल कंपनी है, के को रिप्लेस कर दो P से, पोपो हो जाएगा पोको की जगह। यहां पर प्रोजेस्टेरोन का काम देखो, सुनो स्टोरी फॉर्मेट में सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आपको इजीली याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। सोच के देखो कोई फीमेल ऐसी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, प्रेग्नेंट हुई है, डिलीवरी हो गई है, तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होना चाहिए, सबसे पहले सोच के देखो, क्या उन सेल्स का डेवलपमेंट होना, उन सेल्स का विकास होना जरूरी है जो कि दूध बनाती है। सबसे पहला काम, कोशिकाएं सेल्स डेवलप हो गई, दूध बना पा रही है। उसके बाद में जरूरी है जिन ट्यूब से दूध पास हो रहा उन ट्यूब का डेवलप होना, उनका विकास करना, फिर वो किया जाएगा। इसके बाद में दूध बनाया जाएगा और लास्ट में दूध निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले दूध बनाने वाली सेल्स को डेवलप करना, फिर दूध से जिन डक्ट से, जिन ट्यूब से जिन नलिकाओं से निकलता उन नलिकाओं का विकास करना, उन ट्यूब का डेवलपमेंट करना, फिर दूध बनाना और फिर दूध को निकलवाना।
एग्जैक्ट यही सीक्वेंस है। प्रोजेस्टेरोन मेमोरी लोब या मेमोरी एल्वुलाई, हिंदी में बोलते बेटा स्तन कुपिका या स्तनपाली, इनका विकास करना, डेवलप करना। एस्ट्रोजन जो होगा मेमोरी ट्यूब्स या स्तन नलिकाओं का विकास करेगा। प्रोलैक्टिन बेटा दूध को बनवाएगा और ऑक्सीटोसिन दूध निकलवाएगा, मिल्क निकलवाएगा। और क्योंकि ये मिल्क निकलवाता है इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बेटा इंग्लिश में ही याद रखना इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं या मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। ये PYQ है आपके नीट का, ध्यान रखना, मिल्क लेट डाउन हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन। यहां तक बेटा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो चुका है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपकी NCERT पूरी रीड मारोगे बेटा। उसके बाद में जहां से भी आपको मॉड्यूल्स अवेलेबल हो या क्वेश्चंस अवेलेबल हो नीट लेवल तक के, वो आप करिएगा वहां पे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बेटा गैमेटोजेनेसिस। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको युग्मक जनन। यहां पर बेटा दो वर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज गैमेटो एंड अदर वन इज जेनेसिस। वर्ड गैमेटो का मतलब होता है गैमीट सेल, गैमीट सेल, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। मतलब क्या है, गैमीट सेल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में बात करूं तो युग्मक कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, युग्मक जनन बोलते हैं। युग्मक कोशिका या गैमीट सेल कौन सी होती है, एक होती है बेटा स्पर्म सेल और एक होती है आपकी एग सेल। यहां पर गैमेटोजेनेसिस जो होती है बेटा, ये दो टाइप की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्पर्म या शुक्राणु का फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis या अंडाणु जनन क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एग सेल या अंडाणु का फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, oogenesis या अंडाणु जनन। इसके बाद बेटा बात करूं मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर ये 13 से 15 साल की उम्र में शुरू होते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, और ये उम्र भर रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मेल के अंदर स्पर्म बनना बंद हो गए हो। वहीं फीमेल की बात करूं तो सेम चीज, यहाँ 13 से 15 साल में शुरू होते हैं, लेकिन 45 से 50 साल की उम्र के आसपास ये बनना बंद हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट यहां पर मैं बात करूं बेटा अपने मेन टॉपिक की, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटो का मतलब क्या होगा बेटा, स्पर्म सेल, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मतलब स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। इसमें हार्मोन्स की बात करूं बेटा तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन है जो इस प्रक्रिया में उपयोग होते हैं। वहीं पे बेटा कुछ विटामिन जैसे ए और ई भी इसमें यूज होते हैं। मैं यहां पर बात करता हूं मेल हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और क्योंकि ये हार्मोन क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी के अंदर 13 से 15 साल की उम्र में निकलना शुरू होता है, इसलिए यही वो एज होती है जब स्पर्म बनना शुरू होता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या अग्र पीयूष ग्रंथि तक पहुंचता है, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या करता है बेटा, वो वहां से दो हार्मोन निकलाता है, एक जिसको हम बोलते हैं LH हार्मोन, फुल फॉर्म होती है इसकी बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा बेटा FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
यहां पर बेटा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH है, ये लीडिंग सेल पर काम करता है और उससे टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है। वही मैं बात करूं FSH, ये सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है बेटा, और सर्टोली सेल के ऊपर काम करवाकर ABP, याद करो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम देखा था बेटा, जब हमने सर्टोली सेल के फंक्शन देखे थे, वहां मैंने आपको बताया था ये ABP का फॉर्मेशन करती है। एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो एंड्रोजन के साथ जुड़ते हैं। एंड्रोजन क्या है बेटा? ऐसा ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसके अंदर एक टेस्टोस्टेरोन भी है, मतलब इसके साथ, इस टेस्टोस्टेरोन के साथ ये जुड़ेगा और जुड़ के क्या करेगा? स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। वहीं बेटा इस सर्टोली सेल से इनहिबिन या संदमक हार्मोन भी निकलता है। ये इनहिबिन या संदमक क्या करता है बेटा? यहां से यहां पर नेगेटिव फीडबैक भेजता है बेटा। सेम चीज यहां से यहां पर भी नेगेटिव फीडबैक भेजता है। जब नेगेटिव फीडबैक आएगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये सब कम हो जाएगा, तो ये बनना कम हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक यहां आएगा तो ये दोनों कम निकलेंगे, तो प्रोसेस कम होगी। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म से क्या करता है? स्पर्म के बनने को कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक भेजता है बेटा, और ये नेगेटिव फीडबैक भेज के भी स्पर्म प्रोडक्शन को कम करता है। यही रीजन होता है कि मेल के अंदर ऐसा नहीं होता एक बार में बहुत सारा स्पर्म बन गया, एक फिक्स क्वांटिटी में बनता है, और बनने के बाद में क्या होता है? उनको रोकने वाली चीजें शुरू हो जाती है। ये हार्मोन वाला। अब बेटा इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। बेटा अब बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजन की प्रोसेस की। इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिका होती है। आपने देखा है ये कैसी होती है? क्यूबॉइडल शेप की होती है, और ये क्या होती है बेटा? डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है। इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से इसका नंबर बढ़ जाता है। तो यहां से यहां तक इसका नंबर बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन या गुणन अवस्था बोलेंगे बेटा। मल्टीप्लिकेशन या गुणन अवस्था बोलते हैं। इसके बाद में यहां से यहां तक आप देख पा रहे हो, इसमें क्या हो रही है बेटा? ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको हम ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ और उससे बहुत सारी सेल्स बनी, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या शुक्राणुजन कोशिका ही बोलते हैं। अब इनमें से कुछ शुक्राणुजन कोशिका के अंदर ग्रोथ या वृद्धि हो जाती है। जिसमें ग्रोथ या वृद्धि हो जाती है बेटा, उस कोशिकाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। देखो इसका साइज मैंने इससे बड़ा बताया है, तो इसमें ग्रोथ हो गई। अब ग्रोथ होगी तो आप बेटा सेल बायोलॉजी का आइडिया होगा आपको कि न्यूक्लियस का इस सेल पे कंट्रोल खत्म होने लग गया तो क्या होगा? इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, और उसका रिजल्ट रहेगा बेटा 1 से 2 कोशिकाएं। सोच के देखो, यहां से यहां माइटोसिस हुआ, यानी ये भी डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिका थी, इसकी ग्रोथ हुई, मतलब ये भी डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिका है। लेकिन इसमें मियोसिस फर्स्ट हो गया, और हम जानते हैं बेटा मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इसका मतलब इसका अमाउंट क्या हो गया बेटा? आधा हो गया, और कितना हो गया? n हो गया। ये कौन सी होगी हमारा? शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड से जो कोशिका बनेगी बेटा, जो सेल बनेगी, उसको हम स्पर्मेटिड सेल या शुक्राणु प्रसू कोशिका बोलते हैं। और ये भी क्या होगी बेटा? एन यानी हैप्लॉइड ही होगी। इस स्पर्मेटिड सेल का रूप चेंज होगा, इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो क्या होगा? हमारा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको शुक्राणु। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपके कौन सी है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान रखना यहां पर इस स्पर्मेटिड सेल से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस हुई है बेटा, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं।
हिंदी मीडियम वालों से मैं रिकमेंड करूंगा बेटा आप इंग्लिश वाला टर्म याद रखो, नीट में ये आएगा, ये रूपांतरण लिखा हुआ नहीं आएगा। हाँ, रूपांतरण पढ़ने में अच्छा लग रहा है क्योंकि पता चल रहा है इसका रूप चेंज हो रहा है, इसकी मॉर्फोलॉजी आकार की चेंज हो रही है बेटा, और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हमारा क्या है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक और क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछा जाता है वो बोल देता है कि कुछ नंबर में स्पर्मेटोगोनिया सेल दी हुई है तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे। तो आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर 1 से 1 बनी, इस 1 की ग्रोथ हुई, इस 1 से 2 बनी, और इस 1 से 2 बन रहे, मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया, इससे कितने स्पर्म सेल बनती है बेटा, 4 स्पर्म सेल बनेगी। ये ध्यान रखना बेटा, आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर पूछ लेगा, वो बोल देगा कि 50 स्पर्मेटोगोनिया सेल है तो कितने स्पर्म बनेंगे, या 200 स्पर्म सेल है तो कितनी स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई होगी। तो इस टाइप से आपके नीट में क्वेश्चन आएगा। ये ओवरऑल हमारी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम बात करते हैं अपना हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि है हमारे बेटा oogenesis या अंडाणु जनन। oogenesis या अंडाणु जनन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर एग सेल या अंडाणु का फॉर्मेशन या निर्माण हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडाणु जनन या oogenesis। ये प्रोसेस एक्चुअली बेटा जब फीमेल एम्ब्रियो या भ्रूण होती है उसी टाइम शुरू हो जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं आधा 50% अपने नानी के पेट में बन गया, ये गलत नहीं है बेटा। सोच के देखो, फीमेल जब पैदा ही नहीं हुई, देखो बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले ही oogonia सेल आ गई और इसमें प्रोसेस शुरू हो गई। तो oogenesis की शुरुआत बेटा, ये शुरुआत शुरू से ही होने लग जाती है, ये शुरुआत होने लग जाती है बेटा बिफोर बर्थ से। यहां पर क्या होगा बेटा, oogonia या अंडजननी कोशिका होती है, इस अंडजननी कोशिका के अंदर माइटोसिस होगा, और सोच के देखो अगर माइटोसिस होगा तो मुझे बताओ क्या इस फेज के अंदर नंबर बढ़ेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन या गुणन अवस्था। इससे इसके नंबर बढ़ जाएंगे और इनमें से जिस कोशिका में जिस सेल की ग्रोथ होने लग जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कोशिका। यहां से यहां तक की जो फेज है बेटा, ये आपकी ग्रोथ या वृद्धि अवस्था है बेटा, ग्रोथ या वृद्धि अवस्था है। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है। ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया लेकिन मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं होता है। एक्चुअल में ये सेल प्रोफेज फर्स्ट में आकर ही अटक जाती है, प्रोफेज फर्स्ट से आगे बढ़ ही नहीं पाती है। आपकी एनसीईआरटी ये नहीं बताती कि क्यों नहीं बढ़ पाती है बेटा। एक्चुअल रीजन है कि प्रोफेज फर्स्ट पूरा होने के लिए या मियोसिस फर्स्ट पूरा होने के लिए एक हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और मैंने बता दिया है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कब बनना शुरू होता है, प्यूबर्टी के टाइम। तो इसी फेज के अंदर ये पड़ी रहती है और ये इसी फेज में बच्ची पैदा हो जाती है, उसके अंदर उस टाइम यही होती है। बच्ची बचपन से बड़ी हो जाती है और प्यूबर्टी अचीव करती है। जैसे ही प्यूबर्टी अचीव करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलना शुरू होता है और ये मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है। ध्यान रखना बेटा, प्यूबर्टी आने की वजह से ही जीएनआरएच निकला है और उसकी वजह से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है आपकी जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक। और उसके अलावा बेटा यहां पर क्या बनती है, पोलर बॉडी फर्स्ट या ध्रुविकाय प्रथम बनती है। यहां पर बेटा आपकी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि इस प्राइमरी oocyte का, इस प्राथमिक अंडक का पूरा न्यूट्रिशन कौन लेती है, सेकेंडरी oocyte लेती है। समझो एक बार वो लाइन क्या कहना चाहती है। देखो, जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना तो
उस टाइम ये जो मियोसिस फर्स्ट हुआ ना, ये मियोसिस फर्स्ट वाला जो विभाजन डिवीजन इक्वल नहीं था, ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, असमान प्रकार का हुआ, जिससे एक बहुत छोटी कोशिका बनी, एक बहुत बड़ी कोशिका बनी। आकार देखो बेटा, इनका साइज देखो, तो साफ साफ पता चल रहा है इसका जो भी था मैक्सिमम पार्ट इसी के अंदर गया है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि प्राइमरी oocyte का मैक्सिमम न्यूट्रिशन या साइटोप्लाज्म कौन लेके जाता है? सेकेंडरी oocyte लेके जाता है या द्वितीयक अंडक लेके जाता है। अब इसी द्वितीयक अंडक की बात करूं तो इसके अंदर बेटा मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय शुरू तो हो जाता है, लेकिन वो मेटाफेज के अंदर आकर रुक जाता है। यहां पर भी आपकी एनसीईआरटी नहीं बताती है कि रुकता क्यों है बेटा, उसका रीजन है बेटा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या तारक काई। आपने अगर साइटोलॉजी पढ़ी है, सेल बायोलॉजी पढ़ी है, तो वहां पर बेटा सेल डिवीजन में बताया होगा तारक काई या सेंट्रियोल क्या करता है? सेल को डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। याद करो मेटाफेज के टाइम क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं, दोनों तरफ, दोनों ध्रुव की तरफ, दोनों पोल की तरफ क्या होती है? स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं सेंट्रियोल से और क्रोमोसोम को अलग करते हैं। लेकिन सोच के देखो, यहाँ पर तारक काई या सेंट्रियोल है ही नहीं, तो इन क्रोमोसोम को अलग कौन करेगा? कोई अलग करेगा नहीं, तो ये मेटाफेज 2 में ही अटकी रहेगी। इन फ्यूचर इसी स्टेज में सेकेंडरी oocyte की फेज में ही ओवुलेशन हो जाता है। ये वो कॉन्सेप्ट आ गया जो बेटा मैं आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बोल रहा था कि एग सेल का ओवुलेशन होना होता है, ये कहना गलत है। सही तो एक्चुअल में ये है कि सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन होता है। एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte ही स्पर्म से मिलती है, एग सेल नहीं मिलती है। क्या होता है इस सेकेंडरी oocyte की बात करते हुए अटक गई मेटाफेज सेकेंड में, इसी फेज के अंदर इसका ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो गया बेटा, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो गया। ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें ओवेरी या अंडाशय से ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। ये यहां से अब बेटा फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर जाएगी। याद करो, एम्पुला ही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है बेटा। वहां पर स्पर्म आया, अपना न्यूक्लियस और अपना सेंट्रियोल लाया बेटा। इसके सेंट्रियोल ने क्या किया? इसके मियोसिस सेकंड को कंप्लीट किया बेटा, मियोसिस सेकंड को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ बेटा? एग सेल या अंडाणु बनी। यहां पर भी ये मियोसिस अनइक्वल था, बराबर नहीं था, जिसकी वजह से एक छोटी सी सेल बनी जिसको हम पोलर बॉडी सेकंड बोलते हैं, और एग सेल बनी। ये बेटा स्पर्म का न्यूक्लियस, ये एग सेल का न्यूक्लियस। अब क्या होगा आगे चलकर बेटा? ये दोनों न्यूक्लियस मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद में सेम न्यूक्लियस बन जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोल देंगे? जाइगोट या युग्मनज बोल देंगे। यहां पर जो पोलर बॉडी फर्स्ट और सेकंड बन रही है बेटा, तो इसके बारे में अभी तक हमको क्लियर कट नॉलेज नहीं है, हमको नहीं पता कि एक्चुअल में क्यों बन रही है। लेकिन ये तो है कि हमारे अंदर कोई भी चीज फालतू में नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, हालांकि हमें वो रीजन नहीं पता। यहां तक बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कंप्लीट हो गया है। मेरा कहना है बेटा, यहां पर आप स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन oogenesis की फिलहाल मत पढ़ना, क्योंकि oogenesis के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकल्स क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट मैंने बताया नहीं है, तो अगर आप oogenesis या अंडाणु जनन पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी क्लियर कट समझ में नहीं आएगी, ये क्लियर कट समझ में नहीं आएगी बेटा। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस तक पूरा पढ़ना, और oogenesis वाला फिलहाल नोट्स बना लेना, नोट्स से पढ़ लेना, लेकिन एनसीईआरटी मत पढ़ना। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। ये नोट डाउन अच्छे से करना बेटा।